दोस्तों, अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली बार जब भी कोई डरावनी कहानी अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दहला देने वाली कहानी। साल 2009 शहर से दूर जंगलों के बीच बना एक पुराना हॉस्टल। पहले यहाँ कॉलेज चलता था, लेकिन अचानक कई छात्रों की रहस्यमय मौत के बाद हॉस्टल को बंद कर दिया गया। लोग कहते थे कि यहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है जो हर नए मेहमान के साथ खेल खेलती है, मौत का खेल। कहानी शुरू होती है 5 दोस्तों से, रोहित, आरव, नित्या, सीमा और करण। ये सब एडवेंचर के शौकीन थे और भूत प्रेत वाली जगहों पर रात बिताने का शौक रखते थे। एक दिन उन्हें उस अंधेरे हॉस्टल के बारे में पता चला। सबने ठान लिया कि इस बार वहीं पर अपनी डरावनी रात बिताएंगे। रात के 11 बजे वो लोग हॉस्टल पहुंचे। टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा, जाले लटकी दीवारें और अंदर फैला गहरा अंधेरा, सब कुछ किसी खौफनाक मंजर की तरह था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, लगा मानो पूरी बिल्डिंग ने उनकी आहट सुन ली हो। फर्श पर पड़ी लकड़ियाँ खुद ब खुद चमराने लगी। सीमा ने कहा, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? कोई हमें देख रहा है। अचानक सीढ़ियों से एक पुरानी घंटी बजने की आवाज़ आई। सभी एक दूसरे को घूरने लगे। यहाँ तो कोई था ही नहीं, फिर घंटी कैसे बज रही थी? करण हंसकर बोला, ये सब वहम है। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से किसी औरत की कराती आवाज़ गूंजी, यहाँ से वापस चले जाओ। सबके रोंगटे खड़े हो गए और असली डर की शुरुआत यहीं से हुई। तभी अचानक दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर नीचे गिर पड़ी और कांच बिखर गया। तस्वीर में एक औरत थी, सफ़ेद साड़ी पहने, आंखें लाल और होठों पर खौफनाक मुस्कान। सीमा चीख उठी, ये वही है चुड़ैल। रोहित ने खुद को संभाला और बोला, डरो मत, ये बस संयोग है, चलो ऊपर चलते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों पर कदम रखा, ऊपर से एक लाल गेंद लुढ़कती हुई आई और उनके पैरों से टकराई। गेंद खून से सनी हुई थी। आरव ने कांपते हुए कहा, यह खेल है, वो हमें खेल में बुला रही है। अचानक दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, पहला शिकार कौन? सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों ओर अजीब सी ठंडक फैल गई। करण ने गुस्से में कहा, कौन है वहाँ? सामने आ। तभी एक लड़की की हंसी गूंजी, हा हा हा, खेल शुरू हो चुका है। और अगले ही पल हॉस्टल का मेन गेट जोर से बंद हो गया। अब पांचों अंदर फंस चुके थे। गेट बंद होते ही सब घबराकर दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाज़ा बाहर से जंजीरों से जकड़ा हुआ था। नित्या रो पड़ी, हमें बाहर जाने दो प्लीज़। अचानक दीवारों पर दरारें उभरने लगी, उनमें से खून टपकने लगा। सब भागकर हॉस्टल के हॉल में आ गए। वहाँ बीचों बीच एक टूटी टेबल पर मोमबत्ती अपने आप जल उठी। उसकी रोशनी में सबने देखा, टेबल पर खून से लिखा था, हर राउंड में एक को मरना होगा, खेल छोड़ने की कीमत मत करना। सीमा कांपते हुए बोली, ये किसका खेल है? कौन हमें मारना चाहता है? तभी मोमबत्ती की लो तेज हो गई और उसके पीछे दीवार पर छाया बनी। लंबी, लाल, खुले, आंखें खाली, एक चुड़ैल की परछाई। वो परछाई धीरे धीरे घूमकर बोली, तुमने मेरे घर में कदम रखा है, अब तुम सब मेरे खेल का हिस्सा हो। करण गुस्से में चिल्लाया, हमें तुम्हारा खेल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी उसके सामने फर्श पर खून से एक घड़ी बनी, जिसकी सुई उल्टी दिशा में घूम रही थी। चुड़ैल ने फुसफुसाकर कहा, पहली बारी शुरू हो चुकी है, समय पूरा होने से पहले एक को मरना होगा, वरना सब एक साथ जलकर राख हो जाएंगे। घड़ी की सुई तेजी से उल्टी घूम रही थी। सब सहमे हुए एक दूसरे को देखने लगे। आरव बदबुदाया, अगर हमने कुछ नहीं किया तो सच में कोई मरेगा। अचानक ऊपर से जोर की धमक आई। सब डरकर ऊपर की मंजिल की ओर भागे। वहाँ एक कमरा खुला पड़ा था। अंदर जाते ही उन्होंने देखा
दीवार पर कई पुराने छात्रा छात्राओं की तस्वीरें टंगी थी। हर तस्वीर के नीचे खून से तारीख लिखी थी, उनकी मौत की तारीख। सीमा चीख पड़ी, ये सब यहाँ मरे थे। उसी वक्त दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और रोहित ने जोर लगाया, मगर दरवाज़ा हिला तक नहीं। तभी कमरे में अचानक पुराना पंखा अपने आप चलने लगा। हवा इतनी तेज़ हुई कि सब गिर पड़े और तभी छत से रस्सी झूल गई। रस्सी अपने आप हिली और अचानक करण के गले में फंस गई। सब चिल्लाए और दौड़े, लेकिन रस्सी मानो किसी अदृश्य हाथ से कसती हुई चली गई। करण हाथ पांव मारता रहा, उसकी आंखें बाहर निकल आई और कुछ ही सेकंड में उसकी सांस रुक गई। रस्सी अपने आप ढीली हुई और उसका शव नीचे गिर पड़ा। दीवार पर खून से लिखा गया, पहला शिकार पूरा हुआ। करण की लाश देखकर सब पागलों की तरह चिल्लाने लगे। सीमा रोते हुए नित्या से लिपट गई। रोहित गुस्से में चिल्लाया, ये क्या है? हम यहाँ क्यों आए हैं? आरव कांपते हुए बोला, ये सच है, चुड़ैल का खेल, हर बारी एक मौत होगी। रोहित ने फैसला लिया, नहीं, हम इस खेल को तोड़ देंगे, किसी तरह बाहर निकलना होगा। उन्होंने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कांच टूटा, बाहर की जगह काला अंधेरा दिखाई दिया, जिसे पूरी इमारत किसी दूसरी दुनिया में कैद हो गई हो। सीमा डर से ज़मीन पर बैठ गई। अब कोई रास्ता नहीं बचा। तभी उनके सामने एक पुरानी किताब फर्श पर गिरी। किताब के पन्नों पर लिखा था, खेल खत्म करने का एक ही तरीका है, सच को जानना और चुड़ैल को उसका अधूरा काम पूरा करना। नित्या ने किताब उठाई और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि सालों पहले किसी हॉस्टल में एक लड़की के साथ भयानक हादसा हुआ था। उसका नाम था विद्या। पढ़ते ही ठंडी हवा चली और कमरे में एक परछाई उभरी। चुड़ैल की आवाज़ गूंजी, मेरी कहानी जानने की हिम्मत है तुम में? नित्या कांपते हाथों से किताब पलटती रही। हर पन्ने पर विद्या की तस्वीर थी। विद्या इस कॉलेज की छात्रा थी। वो खूबसूरत थी, लेकिन गरीब परिवार से थी। हॉस्टल के कुछ लड़के उसे तंग करते थे। एक रात उसके साथ जबरदस्ती की गई। मदद के लिए वह चीखती रही, लेकिन वार्डन ने भी दरवाज़ा बंद कर लिया। सबने मिलकर उसे जिंदा जला लिया। रोहित की आंखें फटी रह गई, यानी ये हॉस्टल उसी की लाश पर बना है। अचानक चुड़ैल की परछाई उनके सामने खड़ी हो गई। उसका जलता चेहरा, झुलसे बाल और जलने की बदबू पूरे कमरे में फैल गई। उसने चीख कर कहा, उन्होंने मुझे खेल कर मारा है, अब मैं भी खेल से ही बदला लूँगी। उसकी चीख से दीवारें हिलने लगी। करण की लाश अपने आप उठकर सीधी खड़ी हो गई और चुड़ैल के पीछे आ खड़ी हुई। सीमा चीख उठी, ये तो भूत बन गया। चुड़ैल बोली, हर मरने वाला अब मेरा हिस्सा है और अगला कौन होगा ये खेल तय करेगा। घड़ी की सुई फिर से उल्टी दिशा में चलने लगी। घड़ी की सुई तेजी से घूमने लगी। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रोहित ने कहा, अगर हमने कुछ नहीं किया तो अगली मौत हमारे सामने होगी। अचानक कमरे की बत्ती टिमटिमाने लगी और फर्श पर खून से लिखा नजर आया, खेल का दूसरा दौर, विश्वास की परीक्षा। दीवार पर अचानक दर्पण उभरा। उसमें सबके चेहरे दिखने लगे, लेकिन आरव का चेहरा अलग दिखाई दे रहा था। आंखें काली, होठ नीले और उसके पीछे विद्या की छाया खड़ी। सीमा चिल्लाई, आरव तेरे पीछे कोई है। आरव पलटा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। उसी पल दर्पण से उसकी परछाई बाहर निकल आई और उसका गला पकड़ लिया। वो खुद ही अपने हमशक्ल से जूझने लगा। सब मदद करने दौड़े, लेकिन परछाई इतनी ताकतवर थी कि किसी को पास नहीं आने दे रही थी। आखिरकार उसने आरव का गला दबाकर दर्पण के अंदर खींच लिया। दर्पण टूटकर चकनाचूर हो गया और वहां आरव की लाश पड़ी थी। दीवार पर लिखा उभर आया, दूसरा शिकार पूरा हुआ। आरव की मौत के बाद माहौल और भी डरावना हो गया। अब 3 ही बचे थे, रोहित, सीमा और नित्या। सीमा बुरी तरह से टूट चुकी थी। वो रोते हुए बोली, हम सब मरने वाले हैं।
नित्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं, किताब में लिखा है कि विद्या की कहानी अधूरी है, हमें वो पूरी करनी होगी। रोहित बोला, मतलब? हमें उस पर हुए जुल्म का सच सबूतों के साथ जानना होगा। तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना ट्रंक रखा था। ट्रंक खोलते ही अंदर से सड़ी हुई हड्डियां और जलते कपड़े मिले। कपड़ों पर विद्या का नाम लिखा था। सीमा ने कांपते हुए कहा, यानी यही उसकी लाश के अवशेष है। अचानक पीछे से विद्या की परछाई उभरी। उसने खौफनाक हंसी हंसते हुए कहा, तुम सच जान भी लोगे तो भी बच नहीं पाओगे। इतना कहकर वो हवा में गायब हो गई। उसी वक्त घड़ी फिर से उल्टी दिशा में चलने लगी। रोहित ने चिल्लाकर कहा, नहीं, अब की बार हम उसके खेल को तोड़ेंगे। घड़ी की टिक टिक तेज हो गई। रोहित और नित्या ने मिलकर सीमा को संभाला। तभी दीवारों पर लिखा दिखाई दिया, अब की बार डर की परीक्षा होगी। कमरे में अंधेरा फैल गया। अचानक सीमा को किसी ने पीछे से पकड़ लिया। उसने चीखते हुए कहा। करण और आरव की भूतिया परछाई उसकी चारों ओर खड़ी थी। सीमा चिल्लाई, नहीं, मुझे छोड़ दो। रोहित और नित्या भागकर उसे बचाने पहुंचे, लेकिन चुड़ैल की आवाज़ गूंजी, डर सबसे बड़ी कमजोरी है और जो डरेगा वही मरेगा। सीमा की आंखों में भय था। उसी पल उसके चारों ओर आग का गोला बन गया। वो दर्द से तड़पती रही और अगले ही पल उसका शरीर जलकर राख हो गया। दीवार पर फिर भी लिखा उभर आया, तीसरा शिकार पूरा हुआ। अब सिर्फ दो ही बचे थे, रोहित और नित्या। दोनों के चेहरे पर थकान और डर साफ झलक रहा था। नित्या ने कांपती आवाज में कहा, अगर हम विद्या की अधूरी कहानी पूरी नहीं करेंगे तो हम भी मर जाएंगे। रोहित ने चारों ओर देखा और बोला, ये हॉस्टल की सबूतों का कब्रिस्तान है, हमें ढूंढना होगा कि उस रात क्या हुआ था। दोनों के नीचे बेसमेंट की ओर बढ़े। बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप खुला और अंदर बदबू का गुबार फैला। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी डाली तो दीवार पर जले हुए हाथों के निशान उभर आए। एक कोने में पुरानी अलमारी थी। जैसे ही उन्होंने अलमारी खोली, अंदर एक डायरी मिली, विद्या की डायरी। नित्या ने पढ़ा, उन्होंने मुझे जलाया, मेरी चीखें सबने सुनी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। मैं चाहती हूँ कि दुनिया मेरा सच जाने। रोहित ने किताब बंद की और बोला, यानी हमें विद्या का सच सबके सामने लाना होगा। लेकिन तभी ठंडी हवा चली और विद्या की परछाई प्रकट हुई। उसने चीख कर कहा, सच की कीमत मौत है। विद्या की परछाई अब और भी भयानक लग रही थी। उसके झुलसे चेहरे से आग की लपटें निकल रही थी। उसने हाथ उठाया और अचानक बेसमेंट की छत से लोहे की छड़ें नीच के गिरने लगी। दोनों किसी तरफ बचकर भागे। कॉरिडोर में पहुंचे तो दिखा कि दीवारों पर खून से लिखा था, अगली बारी। नित्या चिल्लाई, अब की बार मैं नहीं मरूंगी। वो तेजी से भागी, लेकिन अचानक जमीन से हाथ निकलकर उसके पैरों को पकड़ने लगे। ये वही मृत छात्रों की आत्माएं थी जिन्हें विद्या ने अपने साथ बांध लिया था। नित्या पूरी तरह तड़पने लगी। रोहित ने उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं ने उसे घसीट लिया था। नित्या चीखते हुए बोली, रोहित भाग जा, ये मुझे नहीं छोड़ेगी। कुछ ही सेकंड में आत्माओं ने उसे ज़मीन के अंदर खींच लिया। वहाँ सिर्फ खून की लकीरें बची। कुछ ही सेकंड में आत्माओं ने उसे ज़मीन के अंदर खींच लिया। वहाँ सिर्फ खून की लकीरें बची थी। दीवार पर उभर आया, चौथा शिकार पूरा हुआ। पूरे हॉस्टल में सन्नाटा छा गया। रोहित दीवार से टिक कर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, सब मर गए, अब मैं भी बच नहीं पाऊंगा। तभी सामने विद्या की आत्मा प्रकट हुई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, अब तुम ही आखिरी खिलाड़ी हो। अगर तुम जीत गए तुम्हें आज़ादी मिलेगी, वरना। उसकी बात पूरी होने से पहले दीवार पर घड़ी उभर आई। उसमें लिखा था, आखिरी दौर, सच और झूठ की लड़ाई। रोहित कांपते हुए बोला, मैं तुम्हारा सच जान चुका हूँ विद्या। तुम्हारे साथ जो हुआ वो दर्दनाक थी। मैं कसम खाता हूँ
कि तुम्हारा सच दुनिया तक पहुंचाऊंगा। विद्या की आत्मा कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन अगले ही सेकंड उसका चेहरा फिर से खौफनाक हो गया। वो गर्जी, कसमों से कुछ नहीं होगा, ये खेल मौत से ही खत्म होगा। घड़ी की सुई तेजी से घूमने लगी। रोहित समझ गया कि अब आखिरी जंग शुरू होने वाली है। वह रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। हवाओं में अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरी इमारत किसी आने वाले तूफान की तैयारी कर रही हो। राहुल ने देखा कि उसकी खिड़की के बाहर कोई परछाई खड़ी है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तभी कमरे की बत्ती अपने आप टिमटिमाने लगी। राहुल डरते हुए बोला, कौन है वहाँ? अचानक दीवार पर काली परछाई फैलने लगी। वहाँ परछाइयाँ इतनी जैसी आकृति ले रही थी, लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल खाली थे, जैसे किसी ने उनकी आत्मा ही चूस ली हो। नीरज कांपते हुए बोला, राहुल, ये वही है जिनके बारे में चौकीदार ने बताया था। ये इमारत, इसमें मरे हुए लोगों की आत्माएं हैं। जैसे ही नीरज ने ये कहा, परछाइयाँ चीखते हुए उनके करीब आने लगी। कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और बाहर से जंजीरों की आवाज़ आने लगी। दोनों घबराकर कमरे के कोने में खड़े हो गए। तभी बत्ती एक तेज़ धमाके के साथ बुझ गई और अंधेरा पूरे कमरे में छा गया। उस अंधेरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ थी। अचानक राहुल के कान में किसी ने बहुत धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आने चाहिए था। राहुल चीखने ही वाला था कि तभी नीरज ने उसकी कलाई पकड़ी और कहा, नीरज, भागो, वरना हम दोनों भी इस इमारत की परछाई बन जाएंगे। दोनों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी अदृश्य ताकत से जकड़ा हुआ था। उसी वक्त उन्हें लगा जैसे कोई औरत उनके पीछे खड़ी है। उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा। सामने सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था। उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी और उसके होठों से फुसफुसाहट निकल रही थी। तुम सब मेरे हो। कमरे की दीवारें हिलने लगी, खिड़की के शीशे टूट गए और अंदर ठंडी हवा का तूफान भर गया। राहुल और नीरज दोनों ने चीखते हुए दरवाजे पर जोर से मारा और अचानक दरवाज़ा खुल गया। दोनों किसी तरह बाहर भाग निकले, लेकिन बाहर गलियारे में भी वहीं परछाइयाँ उनके इंतज़ार कर रही थी। राहुल और उसके दोस्त अब 5वीं मंजिल पर पहुंच चुके थे। पूरा फ्लोर वीरान था, लेकिन बीचों बीच एक बड़ा सा हॉल था, जिसके दरवाजे आधे टूटे पड़े थे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर ही हवा ठंडी बर्फ जैसी लगी। हॉल की दीवारों पर पुराने रक्त के धब्बे जमे हुए थे, पर कोने में लोहे, टूटी हुई कुर्सियाँ और जंजीर में बिखरी हुई थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक हॉल के बीच में काली परछाइयाँ घूमने लगी। उनमें से एक औरत की चीख सुनाई दी। अभी घड़ी की सुई जैसे जैसे घूम रही थी, पूरे हॉस्टल की दीवारें कांपने लगी। खिड़कियाँ अपने आप खुल बंद हो रही थी और हवा में चीखों की गूंज भर गई थी। विद्या की आत्मा ने अपने हाथ उठाए और पूरा कॉरिडोर आग की लपटों में गिर गया। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान उभरने लगे। विद्या चीखते हुए बोली, अगर तुम सच में मेरा दर्द समझते हो तो इसे सहकर दिखाओ। अचानक रोहित के सामने उसका ही प्रतिबिंब खड़ा हो गया, लेकिन वो प्रतिबिंब खून से लथपथ था। उसका प्रतिबिंब ठंडी आवाज में बोला, तुम भी गुनहगार हो, क्योंकि तुमने भी कभी सच को दबाया था। तुमको भी सजा मिलेगी। रोहित पसीने पसीने हो गया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, नहीं, मैंने किसी का गुनाह नहीं किया है, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूँगा। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कैमरे ऑन करके विद्या की आत्मा का वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। विद्या चीख पड़ी, ये सबूत नहीं, तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। और अचानक पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में सिर्फ रोहित की सांसों की आवाज़ थी। अचानक किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। वो विद्या थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ और आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। अब या तो तू मरेगा या फिर ये हवेली हमेशा के लिए जलकर राख बनेगी। रोहित ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और बोला, अगर तू चाहती है कि तेरा सच सब जाने तो मुझे जिंदा छोड़ना होगा, वरना ये वीडियो तेरे साथ हमेशा अंधेरे में कैद रह जाएगा। विद्या कुछ पल रुकी। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे।
लेकिन अगले ही सेकंड उसने जोर से चीख मारी और पूरा हॉस्टल हिलने लगा। दीवारें गिरने लगी, फर्श पर दरारें पड़ने लगी। रोहित किसी तरह भागकर दरवाजे की ओर पहुंचा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। उसने पीछे मुड़कर देखा, विद्या उसकी तरफ दौड़ रही थी। उसके पैरों के नीचे आग की लपटें थी और घड़ी की सुई आखिरी सेकंड पर पहुंच गई। महल की अंधेरी हवेली अब पूरी तरह विद्या की दहाड़ों से गूंज रही थी। हर दरवाज़ा बंद हो चुका था, हर खिड़की पर लोहे की सलाखें अघाई थी। रोहित के पास अब सिर्फ एक आखिरी चॉइस थी, या तो भागे और मौत से खेल के हार जाए, या फिर विद्या का सामना करे और श्राप तोड़े। विद्या खून से लथपथ चेहरा लिए, आंखों में लाल आग जलाए उसकी तरफ बढ़ी। तू खेल खेलता रहा, अब आखिरी चाल मेरी है। तू भी मेरे साथ सदा के लिए इस हवेली का हिस्सा बनेगा। रोहित कांपते हाथों से वो पुराना पवित्र ताबीज़ बाहर निकालता है जो उसे शुरुआत में ही मिला था। विद्या हंस पड़ी। ये ताबीज़ मुझे नहीं रोक पाएगा। लेकिन उसी वक्त रोहित को याद आया कि खेल की किताब में लिखा था, खेल का अंत तभी होगा जब खिलाड़ी अपने डर को स्वीकार करेगा। रोहित ने ज़मीन पर घुटने टेक दी और चिल्लाया, हाँ विद्या, मैं डरता हूँ मौत से, तुझसे, इस खेल से, लेकिन अब मैं भागूंगा नहीं। अगर मुझे मरना भी पड़ा तो तेरे सामने। विद्या का चेहरा अचानक विकृत होने लगा। उसकी चीखों ने दीवारों को हिला दिया। ताबीज़ चमक उठा और तेज़ रोशनी से पूरी हवेली भर गई। विद्या दर्द से चीखती रही, नहीं, तूने नियम तोड़ दिए। ये खेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए था। रोशनी फटते ही विद्या की आत्मा राख बनकर हवा में बिखर गई। रोहित ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली। चारों तरफ शांति थी। हवेली सामान्य हो चुकी थी। दरवाज़ा खुला और बाहर सुबह की किरणें दिखी। वो धीरे धीरे बाहर आया, कांपते हुए आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया। खेल आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, पीछे से हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और एक धीमी सी आवाज़ आई, खेल कभी खत्म नहीं होता, बस खिलाड़ी बदल जाते हैं। रोहित बच तो गया, लेकिन मौत का खेल अभी भी जिंदा है। कोई अगला खिलाड़ी फिर फंस सकता है। दोस्तों, ये कहानी के अंदर एक सस्पेंस छुपा हुआ है जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस कहानी में सस्पेंस क्या था, जो मैंने कहानी को चेंज करके बताया। ये आपको देखना है। अगर आपने इस कहानी का सस्पेंस निकालकर कमेंट में मुझे दे दिया तो मैं समझूंगा कि सही में ये खेल के खिलाड़ी आप भी थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी सुनकर डर लगा हो तो पहले कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके सब्सक्राइब से मैं ऐसे ही न्यू वीडियो और लेके आऊँ। तो दोस्तों, तब तक मिलते हैं न्यू कहानी के साथ। गुड बाय।